नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताएं कि संवाद कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर एस के पांडे मौजूद है, जिनसे हम संवाद में बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहला सवाल सर, देखिए भारत में क्या पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना वायरस ने दस्तक दी, कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले हम तैयार नहीं थे। और जिस तरह से आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की, 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, एकदम से इतना कुछ हो गया। आप एक संस्थान को चलाते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपने कैसे उस चुनौतियों का सामना किया, मुझे बताइए सर। सबसे पहले तो इस कोरोना के महामारी में अपने इंटरव्यू के पहले मैं उन सभी अपने स्वास्थ्यकर्मी भाई बहनों को, नर्सों को, डॉक्टरों को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने इस बीमारी में भी अपनी सेवा जारी रखी और उसमें से कुछ लोग जो है कुछ लोगों का निधन भी हो गया। तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। मैं उन सभी अपने साथियों को और स्वास्थ्यकर्मियों को जो है बूस्टअप करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अभी अपनी सेवा जारी रखी है। तो मेरा एक ही नारा है कि कोरोना से डरे नहीं, बचाव करें, सावधानी बरतें, किंतु जो है अपना कार्य करते रहें, सावधानी बरतते हुए अपना कार्य करते रहें। जी सर, तो मैं यही जानना चाहता था कि जिस तरह से जब इस तरह की चीज़ें आई सामने, पहले तो भारत तैयार नहीं था और अचानक इस तरह से होता है, तो जाहिर सी बात है 3 महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया। आप एक संस्थान को चलाते हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि मुझे पता लगा कि आप लगातार डटे हुए थे, जिस तरह से आप फ़ोन पे लोगों को, अपने पेशेंट्स को देख रहे थे। मैं समझना चाहता हूँ कि किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की जो है दूरदर्शिता को प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से कि जो उन्होंने ये 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन किया। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस बीमारी को समझने में, कंट्रोल करने में और एक पैनिक से, जो पैनिक रूप दिखा था, जो दिखाया जा रहा था कि इटली में और चाइना में, अमेरिका में हर जगह लोग लगातार मरते जा रहे हैं, एकदम दानव के रूप में कोरोना चला आ रहा है। तो संपूर्ण लॉकडाउन से हम लोगों को उसको समझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए समय मिल गया। इस तैयारी से हमें जो हमारे यहाँ हर चीज़ बाहर से आती थी, चाइना से आती थी, पीपी किट, मास्क, हर चीज़ जिसको हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलती थी, वो 1 महीने के अंदर, लॉकडाउन के अंदर जो है धीरे धीरे सामान की उपलब्धता बढ़ती गई। लोग बीमारी को समझे, सतत ट्रेनिंग हुई और जिससे हम लोग इसको समझ के फिर इससे जो है बचाव करते रहे और अपना कार्य करते रहे। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी जब 15 अगस्त को भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि भारत भी जो है अब खुद स्वयं बना रहा है। पीपी किट की बात करें हम, या हम मास्क की बात करें, पर्याप्त मात्रा में भारत में सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो संस्थान चलाते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके साथ में बहुत सारे परिवार के लोग रहे होंगे, बहुत सारे सदस्य रहे होंगे, और जब इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो बहुत एक मुखिया को बहुत अच्छे निर्णय लेने पड़ते हैं, अपने स्टाफ को समझाना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई दवा नहीं बनी है। मतलब आप कूद जाइए कुल मिला के। तो कैसे आपने उनको मोटिवेट किया और उनके परिवार के लिए बारे में क्या किया आपने? अब हमने यही सोचा कि हमारे सामने तो दोहरी चुनौती है जी। एक वो चुनौती कि अगर जो आदमी कोरोना के अलावा दूसरी भी समस्याओं से आता है और मैं उसकी समस्या को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर दूर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही जी। तो सबसे पहले मुझे अपने स्टाफ के बचाव के लिए सारे साधन संसाधन इकट्ठे करने हैं और फिर उसके बाद मुझे अपना काम करना है। तो मैंने शीघ्र जो है, जो भी मास्क, फेस शील्ड और सारी चीज़, तथा लगातार सतत ट्रेनिंग कर लेते हुए, सबको ट्रेन करते हुए अपने स्टाफ को, मैंने कहा भाई अपना काम आप लोग कम से कम पहले इमरजेंसी सेवा देने की हम लोगों को अनुमति थी, तो इमरजेंसी सेवा हम लोगों ने लगातार चालू रखी जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात फिर मैं कहना चाहूँगा कि डरना नहीं, बचाव करना है। और क्योंकि जब आप डर जाओगे तो फिर समाज में सभी डर जाएंगे, क्योंकि आदमी जिसकी तरफ आशा से देखता है कि इन्हीं के सहारे हम चलेंगे, और जब हम ही डरे बैठे हुए हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो आदमी जो है एकदम मानव से मानव और सारा संपूर्ण, जैसे इसीलिए उसको दानव के रूप में देख ही रहे हैं कि चारों तरफ महामारी कह रहे हैं। तो कोरोना है, लेकिन हमको अगर बचाव के साथ हम चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और क्या कहते हैं हैंड सैनिटाइजर बाजारों में कम जाए, बिल्कुल अगर हाथ धोते रहें, दूरी बना के रखें सामाजिक, तो हमें निश्चित तौर से जो है इस पे कंट्रोल करने में
100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल। देखिए तो हमने अपना काम इसी तरह चालू रखा और सबको संदेश भी देते रहे, भाई आप लोग भी जाइए, आप लोग भी ध्यान रखिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि जाहिर सी बात है कि अगर आप थोड़ा सा बचाव करेंगे, आप अगर मास्क लगाएंगे, और भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से सतत प्रयास कर रहे हैं, वो भी आप देखिए गाइडलाइन जिस तरह से जारी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बचाने की बात कर रहे हैं जी। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप हाथ धुल लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पहले भी सिखाया जाता था कि आप बिना हाथ धुले या बिना नहाए धोए घर के अंदर प्रवेश न करें। अगर पहले की पद्धति की बात करें हम लोग, तो पहले जब कोई बाहर से आता था तो पानी रखा रहता था, पैर धुलते थे, हाथ धुलते थे। वही प्रयास और आगे अगर करेंगे तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, अभी अवेयरनेस तो हो गई है, लेकिन मैं बेसिक कुछ लक्षण समझना चाहता हूँ इसके कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और अलग अलग अभी गाइडलाइन भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं। आप एक वरिष्ठ सर्जन हैं, मुझे बताइए सर कि क्या हो क्या रहा है, मतलब कि क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें सर? शुरुआती दौर में जो है क्या कहते हैं, साधारण वायरल फीवर और कोरोना के वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जी। अगर माइल्ड सिम्टम है, माइल्ड अटैक है, मेन दोनों में अंतर यह है कि इसमें बुखार लगातार तेज बना रहेगा, सिर दर्द रहेगा, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी जी। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब है कि अगर आपको सांस भी फूलने लगे तो सांस की भी दिक्कत है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है तथा अपनी जांच करानी है। जांच सरकार ने कई सेंटर खोले हुए हैं, जिला अस्पताल में है, बाहर भी 2-3 सरकार ने केंद्र खोला हुआ है। आप जाके अपना जांच करा सकते हैं और अपना जो है टेस्ट करने के बाद यथोचित इलाज कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एक तरह से कई लोग जब जिनको नहीं पता था वो प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने अभी जिला अस्पताल में कई सारे सेंटर खोल रखे हैं तो आसानी है, अगर आदमी परेशान ना हो। देखिए अगर उसको फ्री है, सबसे बड़ी बात फ्री है और बेसिक अगर प्रॉब्लम है किसी को तो उसे मेरे ख्याल से सबसे पहले अपनी जांच करानी चाहिए। अच्छा मुझे बताइए कि जो लोग अभी कई सारी संक्रामक रोगों का टाइम आ गया है, जुलाई चल रही है, चल रहा है, तो अभी डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो आदमी क्या है कि थोड़ा असमंजस में आ जाता है। फिर कुछ घर के घरेलू नुस्खे जैसे होता है पैरासीटामोल खा लो, ये कर लो। तो आप एक गंभीर डॉक्टर हैं, आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि हमने जब बताया कि डॉक्टर एस के पांडे हमारे बीच में जुड़ रहे हैं तो कई सारे हमारे पास मेल्स आए कि इस तरह के सवाल जरूर पूछिएगा। जो हमें सबसे पहली बात यह है कि अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, अपना जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करना है जी। यदि हम पहले से ज़्यादा समय निकाल पा रहे हैं कोरोना के समय में काम से, यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो निकालें। मेन चीज़ है प्रतिदिन आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए और प्राणायाम करिए। दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं तो टहलिए कम से कम 30 से 40 मिनट सुबह शाम। यदि आप डायबिटिक हैं तो सुबह शाम दोनों 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम टहलिए जरूर। जो आदमी और जो अपने खान पान में फलों का सेवन जरूर करिए, विटामिन सी से पूर्ण, जैसे अमरूद है, अनार है, जो भी चीज़ें साधारण को जो भी सीजनल फल अपने यहाँ उपलब्ध हैं उसका सेवन जरूर करें। यदि आप जो है अपने खाने में 30% तक सलाद एवं फ्रूट्स लेते हैं, फल लेते हैं, तो ये सही डाइट होगी और सही डाइट से ही हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अधिकतर जिनका स्वास्थ्य नॉर्मल है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे स्वयं, कहीं जाने की किसी के पास जरूरत नहीं है। बुखार आएगा, माइल्ड सिम्टम होंगे, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, किंतु आप स्वयं ठीक हो जाओगे। वायरल बीमारी में 90 से ज़्यादा % लोग आराम से ठीक हो जा रहे हैं। जिनको कोई पहले से बीमारी है, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, और भी साथ में बीमारियां हैं, गुर्दा खराब है या कैंसर का इलाज चल रहा है, उन लोगों के लिए हमको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तथा उनसे मिलने जुलने वालों के लिए जो लोग उनसे वो लोग ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें। अब हम लोग जैसे ऑपरेशन करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, जो लोग मिलने आते हैं लाख समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं। यही कहा जाता है भाई इस समय आप कम से कम मिलिए। बिल्कुल, जैसे अपने यहाँ पहले 100 रहता था, 100 में आदमी कहा जाता है भाई बहुत जरूरी काम हो तभी आप मिलने जाइए। तो जो भी जिनके घर में खास तौर से ज़्यादा वृद्ध लोग हैं और तथा किसी ऐसी बीमारी से जो है ग्रसित हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनसे मिलने में आप सारे नियम कानून का पालन जरूर करिए जिससे कि बचाव हो सके कोरोना। उनसे 3 फीट से ज़्यादा की दूरी बना के रखें जी। हाथ धो करके उनके पास जाएं, मास्क लगा के जाएं। बस इसी सब बातों का ध्यान रखना है तो निश्चित हम लोग विजय प्राप्त करेंगे।
अब देखिए डॉक्टर साहब, अगर पहले की पद्धति की आपने बात कही कि जाहिर सी बात है, प्रेग्नेंट महिला जब बच्चे को, नवजात बच्चे को जन्म देती थी तो उसको कहीं ना कहीं अलग रख दिया जाता था जी। और आयुर्वेदिक की बात भी उसी तरह आप करिए। अब आप देखिए इस समय आयुर्वेद जो है सबसे बड़ा काम कर रहा है एक तरह से, अगर कहा जा रहा था सरकार गाइडलाइन में, काढ़ा भी है उसमें, कई सारी चीज़ें। तो पुरानी पद्धति को अगर आदमी अपनाता है, प्राणायाम करता है, व्यायाम करता है, पहले खेती किसानी आदमी करता था तो उसमें एक्सरसाइज उसकी हो जाती थी, तो इसी तरह से अगर जारी रखता है, अपने वर्कआउट करता है किसी तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, मेरे ख्याल से जी ऐसा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि अभी सरकार ने सैटरडे संडे को लॉकडाउन कर रखा, पूर्णतः बंद कर रखा है, लेकिन एक सबसे दुखद बात है जो कहीं ना कहीं बहुत झकझोरती है। देखते हैं हम कुछ लोगों को, जैसे हम लगातार देख रहे हैं, वो मार्केट में बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, दूरियों का कोई मतलब नहीं है, और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार देखिए कि प्रयास कर रही है लगातार, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको चम्मच से ला के खिला देगा। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना? आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, कई सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, कुछ बताइए उनके लिए, क्या कहेंगे आप? हमारा बार बार आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखें तथा अपने सहयोगियों का, मिलने जुलने वालों का, परिवार का ध्यान रखें जी। और ध्यान रखने का मतलब यही है कि आप कपड़े का मास्क घर से बना करके ले आएँ, उसको पहने, प्रतिदिन धोएं और उसको धूप में सुखाएं, और जहाँ भी जब भी बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए जी। किसी भी मित्र से भी मिलिए, उसको आप ये ना समझिए कि इनसे हमें मास्क नहीं लगाना है, इनसे दूरी नहीं सामाजिक बना के रखी, जहाँ तक संभव हो सामाजिक दूरी बना के रखें, तभी हमको कोरोना पे विजय मिलेगी। नहीं तो दिन प्रतिदिन अब ये गांव की तरफ ही बढ़ चुका है, और गांव में ही, सही बात है, ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। शहर तो छूट रहा है, गांव में जा रहे हैं, और जब तक हम गांव के लोगों को नहीं ये बात बताएंगे, गांव के डॉक्टरों के द्वारा, गांव के आशा बहू के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, जब तक उनके बीच में ये संदेश नहीं जाएगा कि इससे हमें इसका क्या मतलब है, कि सामाजिक दूरी, मास्क लगाना, हाथ धोना, इन तीनों का क्या मतलब है, जब तक इसको हर आदमी के पास नहीं पहुंचेगा, नहीं जाना जाएगा, तब तक हम इस बीमारी पे विजय नहीं पा पाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, S7 न्यूज़ चैनल भी लगातार अवेयरनेस का काम कर रहा है, हम अपने डिजिटल माध्यम से लगातार लोगों को बता रहे हैं कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए, आप मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि ज़िंदगी अगर है तो सब कुछ है, और अगर आप सुरक्षित है तो पूरा समाज भी सुरक्षित होगा। रतन टाटा की बात अगर हम कर लें तो उन्होंने कहा कि 2020 जो है वो जीने के लिए बना है, आगे बहुत कुछ कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में मुझे एक बात जो पता लगी, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, जब मरीज़ आपके पास में आते हैं तो आपने, ऐसा मुझे पता लगा कि आपने कह रखा है कि कोई भी अगर आता है तो पैसा नहीं है अगर उसके पास में तो इलाज कर देना उसका। समाज में ऐसे बहुत लोग होने चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आपसे भी सीखें। बताइए कैसे मन में प्रेरणा आती है, क्या विचार आते हैं, मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, जब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की अपनी जी, तो ये चीज़ हमारे मन में, मैं क्या कहते हैं, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने MBBS किया, MS किया जी, और मेरे अधिकतर साथी सभी महानगरों में हैं और आधे से ज़्यादा विदेशों में हैं, अमेरिका में, UK में। तो मेरा उद्देश्य मेनली ये नई विधियां हैं वो हम गरीब जनता तक पहुंचाएं जी। तो वो हम उसमें हम अगर छोटी जगह इस्टेब्लिश होंगे, जैसे हम आए, लखनऊ में रहे, कानपुर में रहे, महानगर में रहे, हम अब प्रोसीजर किए चले गए, रात बिरात कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको सेवा नहीं दे सकते हैं, लोकल लोगों के ऊपर रहेंगे। तो इसीलिए हमने वहाँ पे स्टे करके और आम आदमी की सेवा करना उचित समझा। और ये मैंने अपने शुरू में कि जो भी जरूरतमंद है मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, और वैसे भी यदि किसी के पास किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो मैं उसकी मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हूँ, चाहे उसकी दवा का हो, चाहे ऑपरेशन से संबंधित यदि किसी को कोई समस्या हो तो हम उसको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए कोई ये नहीं कि आपका काम इतने में होगा या उतने में होगा, जो भी मदद हम कर सकते हैं जरूर करें। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह से बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर नीचे तबके की बात करें तो बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। देखिए सर, स्वास्थ्य के लिए आदमी ज़िंदगी पूरी लगा देता है, जो भी पूंजी होती है वो भी लगा देता है, वो सोचता है कि उसको किसी तरह से फ़ायदा हो जाए कुल मिला के। और अगर डॉक्टर सच्चे होते हैं, अगर वो सही तरीके से गाइड करते हैं तो मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। सर मुझे ये बताइए आप कि
अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपने सफ़र के बारे में कुछ मुझे बताइए कि आप आज कहाँ पे हैं और आपने कहाँ से अपनी शुरुआत की, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको प्रेरणा दी और आप आगे बढ़े। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी थे, उनको मैं देखता था, वो एडवोकेट थे जी। कभी भी उनके पास कोई गरीब मौकिल आता था तो उसको जाते समय किराया भी देते थे। क्या बात है, वाह। तो मैंने ये देखा कि फीस तो नहीं लेते थे, किराया भी देते, तो मैं भी अपने सोचता हूँ कम से कम अगर कोई मेरे पास आया और यदि उसके पास फीस नहीं है या उसके पास दवाई का पैसा नहीं, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो देने वाले बहुत हैं, कुछ हम भी जो है उनको कुछ लोगों को मदद कर दें। क्योंकि असली मज़ा तभी है, आनंद आता है आपको जब किसी ज़रूरतमंद के आप काम आओ। एकदम ठीक बात, एकदम ठीक बात। और बहुत ज़्यादा हर चीज़ का भगवान की दया से सब कुछ हमें मिला हुआ है, तो अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, मेरा तो बस मैं आपसे फिर यही कहता हूँ कि भाई जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ आदमी को अपोलो में मिलता है, वो चीज़ मैं अपने इस छोटे से ज़िले में दे रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी है, इसको मैंने पॉपुलराइज किया है। कोई भी आदमी है, जरूरतमंद है, गरीब है, विधवा है, किसी के पास नहीं है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो यूरोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो जनरल संबंधित हो, तो वो मैं उसको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। सर, आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे क्या होता है कि नहीं, उन्हें कोई दिक्कत हुई तो लोगों ने रेफ़र कर दिया लखनऊ। अब लखनऊ जाने का मतलब है या कहीं और जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा संघर्ष, रहने का संघर्ष, खाने का संघर्ष, बहुत सारे संघर्ष। अगर आदमी अपने घर में सब कुछ पा जाता है तो उसको बहुत आराम रहता है। तो मैं ये जरा थोड़ा सा समझना चाहता हूँ विस्तार से, जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जो दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी है जी जी जी, ये जिसको अब लगभग पिछले 20 सालों से मैं कर रहा हूँ यहाँ जी जी। तो जैसे पित्त की थैली की पथरी के लिए है, हर्निया के लिए है, और अपेंडिक्स के लिए है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, कोई ट्यूमर है, तो जब आप इसमें छोटे छोटे चीरे लगाते हैं तो मरीज को दर्द बहुत ज़्यादा कम होता है और वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाता है विद इन 1 वीक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो साइकिल चला सकता है, कार चला सकता है, अच्छा, अपनी दैनिक गतिविधि कर सकता है, अच्छा, खेती का काम कर सकता है। 1 हफ्ते के बाद आदमी ऑपरेशन पित्त की थैली का, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के अपना खेत जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी देन है, इस युग की सबसे बड़ी देन है। जिस हर्निया का ऑपरेशन कराने के बाद हम लोग कहते थे भाई 2 महीने ना चलना, 6 महीने का रेस्ट करना, उसमें हम कहते हैं 1 हफ्ते बाद आप अपना काम कर सकते हो। अच्छा, पूरा काम अपना कर सकते हो, कोई इसी तरह का कोई वो नहीं है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जब पहले हम लोग ने क्या कहते हैं गुर्दे की पथरी के लिए बड़ा सा चीरा लगा के ओपन ऑपरेशन करते थे, फिर टेक्नोलॉजी आई PCNL जो कि महानगरों में कुछ ही सर्जनों के पास उपलब्ध थी, उसको भी मैंने जा करके देश के विभिन्न सेंटरों में, कभी कलकत्ता गया, कभी बॉम्बे गया, कभी दिल्ली गया, मैं कम से कम पिछले 6 महीने से 6 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ। आप स्वयं जाते हैं कुल मिलाकर? अच्छा। मैंने स्वयं सीखा, मैंने स्वयं जिसको PCNL कहते हैं, उसमें भी जो कि बहुत कठिन विधि होती है, दूरबीन विधि से हर्निया का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से PCNL करना बहुत ही कठिन है। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की ज़िंदगी और उसका परिवार, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जैसे बैठे हैं, किसी घर के कार्यक्रम में बैठे हैं, फ़ोन आ गया कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो इमरजेंसी में उठ के जाना पड़ता है। इस तरह का कोरोना जैसा महामारी आया, कोरोना काल आया, उसमें भी आप जो है मैदान में डटे रहे। कैसे तालमेल बैठालते हैं परिवार और अस्पताल में अपने, कि आप परिवार को भी टाइम दे पाओ? कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बड़ा मन अजीब हो जाता है? क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में देखिए अजीब अजीब लोग बातें भी करते हैं। मैं नहीं कहता कि सभी ऐसे होते, जाहिर सी बात है हर कौम में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब हर काम में जो भी लोग अलग अलग काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। अब देखिए, पहले तो शुरुआती दौर में बहुत परेशानी होती थी, मुझे भी और हमारे परिवार के लोगों को भी। पता लगा खास तौर से जब आप यहाँ छोटी जगह में रहते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपनी ड्यूटी छोड़ के आप कहो कि भाई आप जाओ उनको दिखा लो, इनको दिखा लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूरी कोशिश करते हो कि अगर आदमी मेरे पास आया है तो मैं उसको जाके जरूर उसके कष्ट का निवारण करूँ। किंतु परेशानी तो होती है। सपोज करिए आप तैयार हो, आपको किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, पता लगा आपकी कॉल आ गई, आपकी मैडम जो है तैयार होकर बैठी हुई है, तो अब वो तैयार नहीं होती हैं। जब मैं जाता हूँ तभी तैयार होती है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। और कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। ठीक बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो देश के लिए, चाहे समाज के लिए, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अब
वो सबको कुछ न कुछ उसकी कीमत तो देनी ही पड़ती है, तभी अगर कहीं चिराग जलेगा तभी उजाला होगा। एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात। तो चिराग जलाने के लिए कुछ न कुछ तो उसको आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। जी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर से भावना हो सेवा करने की, वो आदमी इसमें जरूर आए, समझने वाले उसको समझेंगे, क्योंकि दोनों पहलू उसको देखना पड़ता है। जब भी आप किसी की भाई सेवा करोगे, अपना समय काटोगे जी, अपना समय, तो जितने भी हिंदुस्तान में डॉक्टर हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं विदेशों के कंपेरिजन में। हम लोग जो बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं, वो गवर्नमेंट्स में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर प्राइवेट पर तो अपना ही समय काटते हैं, अपने परिवार का ही समय काटते हैं। और इस बात का दुख हमको हमेशा रहेगा कि हमने नॉर्मल दूसरे अपने साथियों की तरह अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाया जो कि मुझे देना चाहिए। इस बात का दुख तो मुझे रहेगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक आपको संतुष्टि मिलती होगी, मुझे पता है कि आपके बेटे भी डॉक्टर बन गए और बहुत ठीक ठाक डॉक्टर हैं, अच्छे पेशेंट वो भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ बताइए मुझे, वो क्या किया उन्होंने, कौन सा कोर्स किया और किसके लिए वो अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा का और उन्हें MBBS एराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है और उनके विचार अच्छे हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए। चलिए, अच्छा डॉक्टर साहब अंतिम सवाल मेरा आपसे, आपने इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की अभी मुझसे और बताया कि अभी और भी बहुत कुछ करेंगे, तो एक होता है कि ठीक है उम्र का एक पड़ाव जब आता है तो आदमी को लगता है कि अब ये मैं अंतिम कुछ ऐसा बना दूं, जैसे आपकी विचारधारा मैं समझ रहा था कि मैं कुछ ऐसा बना दूं कि वो पूरा एक तरह से लगे कि मैंने कुछ कर दिया है। बात पैसे की नहीं हो रही, पैसा तो आदमी दे रहा, देखिए सर एक प्रोफेशनल तरीका वो अलग होता है, लेकिन आदमी आज की डेट में लगता है कि उसको आराम मिल जाए, ठीक हो जाए, आपकी दवाओं से ठीक हो जाए, ऑपरेशन से ठीक हो जाए। तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या सोच है आपकी और क्या भविष्य में आपकी प्लानिंग है कि हम क्या बेहतर कर सकें। और भविष्य में हमारी प्लानिंग यही है कि हमें अभी समाज के लिए, देश के लिए और बहुत कुछ करना है जी। जब तक ऊपर वाले ने सांस दी हुई है तब तक कुछ गरीब आदमियों की और मदद होनी चाहिए और हम उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा दे सकें तथा अपने जूनियर्स डॉक्टर्स को भी प्रेरणा दें कि वो लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ें, अच्छे अस्पतालों में काम करें और छोटी जगहों पे आकर के गरीबों को भी सेवा करें। तो यही हमारा है उद्देश्य। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सर कुछ सोचा आपने कि कुछ और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने देश का, भारत का भ्रमण करते रहते हैं और 6 साल जिस तरह से आप स्वयं जाते हैं खुद सीखने के लिए, वो एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। मेडिकल फील्ड में मेरा यही कहना है जी कि एकेडमिकली किसी भी डॉक्टर को, चाहे फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, उसको अपडेट जरूर रखना चाहिए। जिस दिन आदमी ये सोच लेता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, उस दिन वहां से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको आजीवन, जब तक आप जीते रहो तब तक सीखते रहो। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और जाहिर सी बात है सर, आपने जैसे बताया कि आप कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आप यहाँ पे इक्विपमेंट आपने लगा रखे हैं, तो उससे जाहिर सी बात है बहुत लोगों को लाभ हो रहा हो। और ईश्वर करे सर आप और बढ़िया एक हॉस्पिटल बनाएं और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करें, गरीबों की बहुत बहुत मदद करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया हमको, आपने संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर SK पांडे जो हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े थे। और हम बता दें कि आपको कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से गरीबों की सेवा के बारे में बात इन्होंने की, और डॉक्टर अपने आप में एक भगवान की तुलना में होता है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। S7 के संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाइए और बाजारों में कम जाइए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी है। आपको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और इसी तरह संघर्ष में जीना है, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।